नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात चौंकाने वाले खुलासे की। पटना के बेउर जेल में छापेमारी के दौरान जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल बेउर जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के प्रसारण के बाद से प्रशासन की टीम हरकत में आई और जेल में छापेमारी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व खुद कलेक्टर और एसपी ने किया। इस कार्रवाई में बेउर जेल में 2 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड मिला है। पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से सिम कार्ड मिला है। इसके अलावा एक अज्ञात डायरी में 20 मोबाइल नंबर लिखे हुए मिले हैं। 5 बैंक खाते भी पुलिस को मिले हैं। आपत्तिजनक चीजों के मिलने के बाद पूर्व सांसद विजय कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही पूरी कार्रवाई में जेल उपाधीक्षक संजय कुमार की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्हें शो कॉज किया गया है और कड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जब छापेमारी करने वाली टीम जेल गेट पर पहुंची तो गेट के अंदर जाने के लिए उन्हें करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सुबह 5:09 पर जेल का गेट खुलना था, लेकिन आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। और ऐसे में न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर छापेमारी की टीम को क्यों इंतजार करना पड़ा, क्यों इंतजार करवाया गया जेल उपाधीक्षक के द्वारा। सवाल यह भी है कि आखिर गेट खोलने में देरी की वजह क्या थी, क्यों देरी की गई, क्या कुछ छुपाने की कोशिश की। और इसके साथ ही सवाल यह भी है कि जेल उपाधीक्षक क्या छिपाना चाहते थे। आखिर आधे घंटे तक इंतजार करवाकर जेल उपाधीक्षक क्या कुछ छिपाना चाहते थे। पूर्व सांसद के पास से आखिर सिम कहां से आया, बैंक खाते और डायरी के आखिर क्या राज हैं। ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। आखिर क्यों नहीं चुस्त रहती सुरक्षा। पटना से हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस बार जेल उपाधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है, कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, क्या माना जाए, क्या वाकई जेल के अंदर खेल चलता रहता है? बिल्कुल, जेल के अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, तो लगातार प्रेशर डाला जा रहा था उस खबर को लेकर के भी कि किसी तरीके से इस खबर को कंट्रोल कीजिए। लेकिन देखिए, आज जब छापेमारी हुई और एक सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे के बाद बेउर जेल से कुछ मिला है। जब छापेमारी होती है, इसका मतलब है कि जैसे आज जेल उपाधीक्षक बगल में आवास है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने न्यूज 18 से बात की, उन्होंने बताया कि 5:09 पर टीम वहां पहुंच गई। जेल उपाधीक्षक को सूचना भी दी गई और उनको आधे घंटे लग गया। और इस आधे घंटे के अंदर जेल के अंदर जो खेल हुआ है उसे बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन जेल की मैसेज से ही 2 मोबाइल फोन मिलना, पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से सिम कार्ड मिलना, एक डायरी जिसमें 20 फोन नंबर हो वो मिलना, 5 बैंक अकाउंट मिलना। जेल के अंदर बैंक अकाउंट का क्या मतलब है, उससे किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा था, इसमें इस बात की चर्चा की गई है। बिहार के वो बैंक अकाउंट है, बिहार के बाहर के उसमें बैंक अकाउंट है। तो तमाम तरह के जो सवाल है उसमें बिहार के सबसे बड़े जेल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आखिर इस जेल की व्यवस्था और सिस्टम कैसे चल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब बराबर हम इस जेल में छापेमारी होती रहेगी, क्योंकि जो चीजें मिली हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। जेल के अंदर से न केवल इस तरह की जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो मिली है, कई बार इस तरह की बातें सामने आती है कि जेल के अंदर से आपराधिक घटनाओं को संचालित किया जा रहा है, आपराधिक घटनाओं को लेकर रणनीति और एक साजिश सोची जाती है। तो कहीं न कहीं आज की जो ये छापेमारी है उसमें तमाम तरह की बातें सामने लाकर रख दी है। स्मार्टफोन। संजय, हाल ही में एक बेउर जेल का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। क्या ये माना जाए कि उस खबर को प्रसारित करने के बाद से तमाम प्रशासन, तमाम जो सरकारी अमला है वो जागा है और कई जगहों पर इस तरह की छापेमारी की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, उस वीडियो को, कि कैसे बेउर जेल के अंदर एक कैदी को उठक बैठक कराया जाए था। और उस वीडियो के सामने आने के बाद, उस खबर के प्रसारित होने के बाद एक पूरे जेल महकमे में खलबली मच गई थी। तत्काल आईजी ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई थी, जो बेउर जेल अधीक्षक, और प्रथम दृष्टया ये बात साबित हो चुकी है, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि ये वीडियो बेउर जेल का ही है और उस समय का है जब जो आरोपी है कुणाल शर्मा वो जेल के अंदर था। फिलहाल वो वेस्ट बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया है, वो राजस्थान के दौसा का रहने वाला है। उसके पिता जो है वो विधायक रह चुके हैं और उससे बेउर जेल के अंदर ही एक अपराधी उसने आरोप लगाया था
कि सुबोध सिंह नामक जो अपराधी है, जो सोना लूटकांड का एक बड़ा आरोपी है, कुख्यात अपराधी रहा है, वो रंगदारी की मांग कर रहा था और रंगदारी नहीं देने के कारण ही पिछले 25 फरवरी को जब वो पटना से लौट रहा था तो उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, जो गोली एक गार्ड को लग गई थी। तो तमाम तरह के जो सवाल है उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अब देखना होगा इस तरह की बातें सामने आने के बाद जेल प्रशासन और फिर राज्य सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि बेऊर जेल के अंदर इस तरह की बात होना एक बड़ी बात है। संजय, एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आज छापेमारी के लिए टीम पहुंची थी, आधे घंटे तक तमाम बड़े अफसरों को जेल गेट से बाहर रखा गया, क्या माना जाए, क्या यहां पर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी जो जेल उपाधीक्षक चाहते नहीं थे कि इस टीम के सामने आए? बिल्कुल अलीम, जो बातचीत हुई अधिकारियों से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि लूप फॉल्स है और इस लूप फॉल्स को ठीक करना एक बड़ी प्राथमिकता होगी, बड़ी प्रायोरिटी है। जिस तरीके से आधे घंटे तक जेल उपाधीक्षक ने, तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और आप आधे घंटे तक क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस आधे घंटे में जेल के अंदर अब देखिए, अब निश्चित तौर पर इस आधे घंटे में मात्र 2 मोबाइल मिले हैं, तो इसका मतलब है कि एक कैदियों ने इसका फायदा उठाया और अंदेशा इस बात का है कि कई सारी जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनको छिपा कर रख दिया होगा। तो एक बड़ा चलिए, शो को जारी भी किया गया है संजय, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर तमाम बड़े अधिकारी कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये जेल के अंदर चल रहा खेल बंद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जेल में आज हम लोगों ने छापेमारी की है और 5 बजे सुबह, और इसमें 2 मोबाइल और 1 सिम अतिरिक्त और 1 डायरी बरामद हुई है। और ये 5 बजे से 5:20 से लगभग जो है 9:20 तक 4 घंटे तक छापेमारी चली है। और जो डायरी मिली है उसमें 5 बैंक खाता का विवरण है, जो कि मसौढ़ी का और चित्रकूट यूपी का और जयपुर राजस्थान का है। और आज राज्य के सभी जेलों में छापेमारी हुई है। हम आपको यहां पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना, बक्सर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और कटिहार के जेलों की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। आज सुबह सुबह पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई है, जहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। किशनगंज में जेल से चाकू मिला है, कांटी मिला है और तंबाकू जैसे आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। जबकि नालंदा की अगर बात की जाए तो नालंदा में जेल से 3 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरा मंडल कारा की बात करें तो यहां पर छापेमारी के दौरान मोबाइल, चार्जर जैसे आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गोपालगंज में जेल में छापेमारी के दौरान 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव बरामद किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, और जिस तरीके से आज सघन छापेमारी अभियान चलाया गया और करीब करीब सभी जेलों से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने एक वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी है। हंसराजपुर पंचायत के वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम की हत्या कर दी गई है, जो इस बार के पंचायत चुनाव में बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे। मोहम्मद सद्दाम कल शाम से लापता थे और आज सुबह उनका शव भुसाव गांव के पास मिला है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई है और छानबीन जारी है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन ले लिया, सीएम नीतीश ने कोरोना की वैक्सीन ले ली। आज राष्ट्रपति भी वैक्सीनेशन कराने वाले हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष को वैक्सीन पर एतबार नहीं हो रहा। क्या विरोध में बीमारी में विपक्ष कोरोना से यारी कर रहा है? तो हम तो उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। कोई कहेगा तब मुझे टीका लेना है। तो विपक्ष के नेताओं का वैक्सीनेशन पर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इस विरोध पर चुटकी ले रहा है। तो हम कोई कहेगा तब मुझे टीका लेना है, आप लोग आइए फलाना जगह आइए, चाहे
कहाँ वो लोग बुला रहे हैं, अभी तक कोई हमारा सूचना हम लोग को नहीं दिए। मैं तो जाके लौट आया। मैं तो घाटे रोड में अपने सिपाही को भेजा था, यार क्या वहाँ लौट के आया कि वैक्सीन ही नहीं है, कि अभी सरकार के लोगों को पड़ेगा। तो आईजीआईएमएस में सारे सत्ताधारी मतलब जो भी इसमें सत्ताधारी दल के लिए होगा, नहीं माननीयों के लिए था। और माननीयों के लिए तो हम लोग तो बगल के अस्पताल में गए थे, और वजह है कि नहीं कोई वजह नहीं है। वैक्सीनेशन आप लोग का नहीं हुआ बताइए। वैक्सीनेशन तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, जब लगवा दे हम लोग तैयार हैं। हमारी जो समझ है कि ये कोरोना वैक्सीनेशन के इंजेक्शन देने का जो सरकार के तौर तरीका है, यही इसी पर हमारी जो है शंका है। ये वीआईपीओ को ही सिर्फ क्यों? हम लोग कोरोना पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कोरोना पे विश्वास ही नहीं है? नहीं। आप अनिरुद्ध जी क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब आपको इस पर विश्वास ही नहीं है? मेरे क्षेत्र में कोई भी सब नहीं मान रहा है। सारा यहाँ दवाई मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए यहाँ इंतजाम करा देते, तब देखते कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। इसी चलते आप लोग नहीं जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ बिल्कुल लेकर तैयार हैं, यहाँ पे इंतजाम कर लेंगे। तो इसका मतलब अभी आप नहीं लेने वाले हैं? पहले हम देख लेते हैं, अभी तो 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आया है, तमाम माननीयों को भी लेना है ना? लेना है माननीय को। पहले हम देख देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कल लिए हैं, उनका क्या साइड इफेक्ट आता है, उसके बाद हम लेंगे। हमारे यहाँ जितने पदाधिकारी थे सब पहले ड्राइवर पर इसका टेस्ट करवा रहे थे, खुद नहीं ले रहे थे, और बहुत दिन के बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, मुख्यमंत्री ने लिया, तो अब हाँ, तो अभी लिया है, तो अभी इनका थोड़ा सा हम लोग साइड इफेक्ट देख लेंगे, इसके बाद है ना। सत्ताधारी लोग लिया है, 1-2 दिन में पता लग जाए रिएक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे। ये अच्छा है कि नहीं ले, मान लीजिए ले और नौटंकी करना शुरू कर दे, झूठ के गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो हम लोग के लिए एक समस्या हो जाएगा। इसलिए हम तो कहेंगे ये लोग नहीं ले तो ज्यादा। विपक्ष का काम है उजागर करना, लेकिन ये कौन उजागर कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है। ये तो देश के समझिए अपमान हुआ इस तरह से, इसलिए विपक्ष के साथियों को भी भरोसा करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लिए भरोसा करना चाहिए और लगवाना चाहिए। और उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी उम्र अभी तीसरे फेज की वैक्सीनेशन के लिए नहीं हुई है। हालांकि तेजस्वी ने अपने उम्रदराज विधायकों से यह अपील की कि वो यहां तक की अपील तक नहीं किया कि वो वैक्सीन ले लें। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि पहला फेज का चला गया, जिसमें जो कोरोना वॉरियर्स होते हैं उनको लेना होता है। अब दूसरा फेज का जो 50 साल के ऊपर के लोगों को लेना है, या जो जिसको डिजीज है, बहुत प्रॉब्लम है, उनको लेना है। तो हम तो उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। अरे वही माननीय सदस्य को लेना है जो 50 साल के ऊपर है। कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष अजीबोगरीब तर्क दे रहा है। विपक्ष के इस कुतर्क पर लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें क्या अंतर पड़ता है? बीमारी तो सबको हो सकती है और अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए आदमी को। उसमें राजनीति एक अलग चैप्टर है, राजनीति ढूंढना तो गलत बात है। हाँ, लोग थोड़ा प्रिकॉशनरी थोड़ा ये लेना चाह रहे हैं कि उसका आउटकम क्या है। अभी रिजल्ट पूरा ऑब्वियसली पूरा मार्केट में आया नहीं है अभी, इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है। और एक तो पॉलिटिक्स तो हर यहाँ पॉलिटिक्स तो बिहार के ब्लड में है, तो अपोजिशन को तो कुछ चाहिए कि हमारे मतलब मुद्दा उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए। नहीं, सही नहीं है। करण पे तो संदेह करना मेरे ख्याल में गलत है कि सारे लोग जो है, जितने भी लोग हैं इस तरह अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं टीका लेना चाहिए। ये सब विपक्ष की विडम्बना है। नीतीश की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन लोगों का जो अभी सरकार चल रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो जो विरोधी पार्टी के नेता नहीं ले रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे, उनको बुद्धि नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बुद्धि है, वैसे बुद्धि नहीं है। सभी को लेना चाहिए। हमारे हस्बैंड भी बोले कि ले कि नहीं, हम बोले जरूर लेना चाहिए। इसमें हम लोग मतलब जब सरकार इतना कोशिश करने के बाद इसको की है तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। इन सब चीजों से कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वैक्सीन अगर निकला है तो सबको लेना ही चाहिए ताकि वो फैला ना सके दूसरे को रोग। ये अपना अपना विचार है, इसमें जोर जबरदस्ती तो सरकार नहीं कर सकती है। जिनको लेना होगा लेंगे ही। अब उनकी सोच क्या है, सबका सोच तो एक हो नहीं सकता है। ये तो सर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन सेवा है, ये जन कल्याण का काम है और सबको मिल के साथ में जो है इस मुसीबत से लड़ना है। तो लोगों का तर्क आपने सुना, माननीयों का आपने तर्क सुना। हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, सवाल यही है
जिस तरीके से विपक्ष के तमाम माननीय अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, अगर वो वैक्सीन पर भरोसा नहीं करेंगे तो उनके क्षेत्र के लोग कैसे भरोसा करेंगे? और क्या इस तरह से कोरोना को रोका जा सकेगा? देखिए अलीम, बहुत हैरानी की बात है। विधानसभा वो जगह होता है जहाँ पे पूरे राज्य से जो नुमाइंदे हैं चुनकर आते हैं और यहाँ से जो भी मैसेज होता है पूरा बिहार के लोगों को मिलता है। अगर विपक्षी पार्टी जिनकी संख्या अच्छी खासी है, अगर वो यहाँ से मैसेज इस तरीके से देंगे तो आम लोग कैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक होंगे? जाहिर सी बात है, 60 साल केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से 60 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उन्हें टीका लेना है। इसके अलावा जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें अगर गंभीर बीमारी है तो उन्हें भी लेना है। बिहार के कई से विपक्षी पार्टी के माननीय हैं जिनका एज 60 से ज़्यादा है। हमने कल उन्हीं लोग से ज़्यादातर सवाल पूछा जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता थे। उन्होंने जो तर्क दिया वो हैरान करने वाला। और जाहिर सी बात है, अगर इस कोरोना के वैक्सीन को, जो स्वदेशी वैक्सीन है जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, अगर उस पर आप सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर इशू है। आप राजनीतिक विरोध करें, उसमें कोई दो मत नहीं है, आप करें, आपका ये काम, आपका सियासत है। लेकिन किसी वैक्सीन पर सवाल खड़ा करना, वो भी तब जब आपका स्वदेशी वैक्सीन है जो देश के वैज्ञानिकों ने पूरे वर्ल्ड में जिनकी गूंज हुई है, जिनका नाम हुआ है वैक्सीन को लेकर, दूसरे देश के लोग आपके वैक्सीन को मंगा रहे हैं। अगर उस वैक्सीन पर आप सवाल खड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं गंभीर इशू। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा से कोई आए, लेकिन अभी कोई नुमाइंदे नजर आ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई आएंगे तो हम अलीम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कल तेजस्वी से भी, कल जब कलकत्ता से आए थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी जो टाल मटोल वाला जवाब दिया, उससे आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टी की मंशा क्या है। एक विधायक अनुरुद्ध यादव जो बख्तियारपुर से है, उन्होंने जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोरोना को मानता ही नहीं हूं, हमारे क्षेत्र में किसी को नहीं हुआ तो मैं क्यों लूं। तो ये कुछ ऐसे जवाब है। कल सुशील मोदी ने आग्रह भी किया कि राबड़ी देवी से भी आग्रह किया कि आप भी, आपका भी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुका है, आप भी वैक्सीन ले। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, जो सियासत कहीं से भी दिख नहीं है। क्योंकि सवाल यही है कि जो भी विधायक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका ले चुके हैं, उन्होंने स्वदेशी वैक्सीनेशन करवाया, स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीका ले चुके हैं। तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं लगभग सभी टीकाकरण करा चुके हैं। तो ऐसे में इन माननीयों को क्यों नहीं भरोसा है? हालांकि एक विधायक ये भी कह रहे थे कि ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उन्हें पता नहीं है कि कहां पर टीका लग रहा है। तो क्या इस तरह की बात तो वाकई है या सिर्फ बहाने मारे जा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। IGIMS में तमाम माननीय जाकर ले रहे हैं तो कैसे होगा कि जो तमाम विधायक ले रहे हैं सत्ताधारी दल के, उन्हें पड़ रहा है और जब विपक्षी पार्टी के विधायक जाएंगे तो उन्हें नहीं पड़ेगा। देखिए, ये टालमटोल वाला जवाब है जो कहीं से हजम नहीं होता है। यहाँ पे जो भी सरकारी अस्पताल है उन तमाम जगहों पर मिल रहा है। सवाल यही अलीम कि सवाल यह है कि आपकी मंशा क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं। आप भले ही कोरोना का वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम मैसेज गलत मत पहुंचाइए। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि विपक्षी पार्टी इसमें भी सियासत खोज रही है। सवाल मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्वदेशी वैक्सीन की चर्चा पूरे वर्ल्ड में है, वहाँ उसी देश के एक राज्य बिहार के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हें ये स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। तो ये गंभीर सवाल है। हम लगातार आज भी कोशिश करेंगे कुछ विधायकों से बातचीत करने का कि शायद वो इस खबर को देखने के बाद शायद उनमें परिवर्तन हो और वो वैक्सीन लेने के लिए जाए। लेकिन मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार है जो गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज वैक्सीन लिया है। तो एक अच्छी पहल है जिसकी शुरुआत एक बुजुर्ग नेता ने की है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी जागरूक होगा, जो भी जागरूक जो बिहार के, चलिए जो जागरूक होगा वो जरूर वैक्सीन लेगा। तो और निखिल आनंद ने अगर वैक्सीन लिया है, शुरुआत की एक अच्छी पहल कही जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि शुरुआत के बाद से दूसरे जो विपक्ष के माननीय हैं वो भी वैक्सीन लेंगे और जो कोरोना बीमारी है उसको मात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। नीतीश कैबिनेट की इस पर मुहर भी लग गई है। सरकार पंचायत चुनाव के लिए 90,000 ईवीएम खरीदेगी। राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए 122 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। सिवान में गश्ती कर रहे होमगार्ड के जवान को पिकअप वैन ने कुचल दिया। हादसे में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई।
हादसे में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड के जवान ने सिवान सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के बमनौली गांव के पास की है। हादसे के बाद पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। चालक मौके से फरार हो गया। मृतक होमगार्ड के जवान का नाम नरेंद्र प्रसाद सिंह है, जो गुटनी के रहने वाले थे और मैरवा थाने में पोस्टेड थे। गाड़ी रोके, पेशाब करने के लिए उतर कर पेशाब करके जो ऊपर चढ़े तली गाड़ी आगे से आके गाड़ी आई तो भागल तली मार दलस। इनका नाम क्या है? नाम है नरेंद्र प्रसाद सिंह। पटना पुलिस की लाख कोशिशों और दावों के बावजूद राजधानी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ के पास अपराधियों ने ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना उस वक्त हुई जब आभूषण विक्रेता अपने ग्राहकों को सोने की चेन दिखा रहा था। तभी हथियारों से लैस 3 अपराधियों ने सोने की चेन का पूरा गुच्छा ही लूट लिया। 30 सेकंड में करीब 20 लाख रुपए के आभूषण लूटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि अपराधी लूटपाट के दौरान दुकान के अंदर गिरे भी और घटनास्थल पर उनका पिस्टल भी गिरा, लेकिन किसी ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। लड़का अंदर आया जो काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और वो आकर के कमर पर हाथ देके खड़ा हो गया। मैंने उसको डांट के बोला कि मास्क नीचे करो। मास्क लगाया हुआ था और कैप भी लगाया हुआ था। मुझे क्या बात है, मास्क नीचे करो। तो बस मास्क नीचे करने के लिए मैंने बोला ही था कि वो अपना शर्ट उठाया जिसके अंदर वो रिवॉल्वर टाइप हमको दिखा। तो मैं समझ गया, भाप लिया स्थिति को और मैं भागने का कोशिश किया। तब तक एक लड़का पीछे तरफ गया और जो मेरे हाथ में सामान था और भी स्टॉक था वहाँ पे रखा हुआ था अलग टाइप का। तो मैं सोचा कि उसको उठा करके मैं अंदर रख दूँ। इतना देर वो पीछे आया और ट्रिगर दबा के बोला कि जल्दी 2 की मारे। उसमें जो देखने में आ रहा है लगभग 5-6 चेन है जो ये कस्टमर को दिखा रहे थे। वो अचानक से अपराधी जो है वो घुसा और जो हाथ में इनके चेन था वही चेन जो है ले करके विदिन 30 सेकंड लोग फरार है। अच्छा, हथियार भी छूट गया है क्या अपराधियों का? वो हथियार था, यहाँ पर गिरा भी था और वो अपराधी भी गिरे थे, पैदल ही थे और कोई उसको पकड़ नहीं पाया।